नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सोमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मानव स्वास्थ्य एंड और रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं मानव में सामान्य रोगों के बारे में, संक्रमित रोग और असंक्रमित रोगों के बारे में बात करी हम लोगों ने। ठीक है जी, चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज का लेक्चर पढ़ेंगे प्रतिरक्षा। तो हम लोग मानव में होने वाले डिफरेंट कॉमन डिजीज़ के बारे में, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम लोगों ने बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीज़ टाइफाइड को पढ़ा, निमोनिया को पढ़ा। वायरल डिजीज़ में हम लोगों ने कॉमन कोल्ड को पढ़ा। फंजाई से होने वालों में माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन जेनरा से होने वाले रिंग वॉर्म के बारे में पढ़ा। एलिमेंट वॉर्म्स से होने वाली डिजीज़ राउंड वॉर्म, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ा। और आखिरी में आके हम लोगों ने इनका कैसे हम लोग इन संक्रामक डिजीज़ों से कैसे बच सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं और कैसे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं कि बच जाए, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 2, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। चलिए चालू करें प्रतिरक्षा। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी, हमें हर रोज़ बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है। रोज़ हमारी बॉडी पे डिफरेंट ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो हम पे आक्रमण, अटैक करते हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं। लेकिन ये जो हम पे डिफरेंट टाइप्स के अटैक हो रहे हैं संक्रामक कारकों का, जो हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो हमें रोग दे पाते हैं, हमें बीमार कर पाते हैं। इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं। तो ज़्यादातर संक्रामक रोगों पे, संक्रामक कारकों पे हम लोग विजय पा लेते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म को डिफीट दे के, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को डिफीट करके हमको बीमार कर देते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो रोग के शिकार हमें बनाते हैं, हम रोग हो जाता है। क्यों, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारी बॉडी ज़्यादातर ये जो बाहर से कारक आ रहे हैं हमारी बॉडी में और हमें बीमार करना चाहते हैं, उनसे हमारी रक्षा कर लेता है। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है। परपोषी की, होस्ट सेल की, मेजबान की, परपोषी जो दूसरे को पालेगा, परजीवी जो दूसरे पे पलेगा। परपोषी होस्ट की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, तो परपोषी की होस्ट ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, पोटेंशियल है, उसे ही उसको हम लोग इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा कहते हैं, जो उसको मिलती है उसके प्रतिरक्षी तंत्र से, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम से जो मिल रही है, प्रतिरक्षी तंत्र से जो क्षमता मिल रही है कि वो बीमार करने वाले कारकों से लड़ पाता है, उसको हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आजकल इम्यूनिटी शब्द तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया होगा। आपने पिछले दिनों कोरोना में सुना होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर डोजेज और इम्यूनिटी बूस्टर कोरोनिल वगैरह पतंजलि वालों ने बना दिया, या च्यवनप्राश खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, या विटामिन सी खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे बातें पिछले दिनों आपने बिल्कुल सुनी होगी। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी हमारी क्षमता है, परपोषी की क्षमता है, उसके शरीर की ये क्षमता है कि उसके शरीर में आने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, रोगजनक ऑर्गेनिज्म से वो निपट सके, उनसे वो लड़ाई झगड़ा कर सके। तो परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, उसको प्रतिरक्षा कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित।
सहज जो बचपन से उसको मिल गई बगैर किसी एफर्ट के। जब आप पैदा हुए तो माँ बाप की विरासत जो आप पे हक आप उसकी हो गए, कि उनकी मिल्कियत पे आप वारिस उसके हो गए। तो सहज प्रतिरक्षा जो शुरू से आपके पास सहज तरीके से आपको मिल गई, उपार्जित जो आपने अर्जित करी। तो जो आप पैदा हुए, आप डालमिया के घर पैदा हुए, माल्या के घर पैदा हुए, तो माल्या की विरासत तो आपको मिलेगी। उसके अलावा जो आप अपने एफर्ट से प्राप्त करोगे, उपार्जित, एक्वायर्ड, जो आपने अर्जित करी। तो दो तरह की प्रतिरक्षा है, सहज प्रतिरक्षा जो आपको अपने आप सहजता से मिल गई, और उपार्जित जो आपने अर्जित करी। चलिए पढ़ते हैं सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नॉन स्पेसिफिक है। और हमारी जो उपार्जित होती है ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, ये अविशिष्ट है। सहज। तो सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट, एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध, बैरियर, रोध खड़ा करने से हासिल होती है। तो हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आक्रमण करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ एक इम्यूनिटी, एक छतरी, रक्षात्मक आवरण। तो ये छतरी जो बचपन से मिल गई, और ये छतरी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती। विभिन्न प्रकार के बैरियर बने हुए हैं जिनसे ये इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा में बनी है। सहज प्रतिरक्षा में 4 तरह के रोध होते हैं। तो ये जो रोध हैं, बैरियर, ये 4 तरह के हैं। फिजिकल बैरियर, शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, फिजिकल बैरियर, शारीरिक रोध। शारीरिक रोध में कौन सा आ रहा? हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है। तो हमारे शरीर पर स्किन की कवरिंग है, पूरे शरीर पर स्किन, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए, बैक्टीरिया ना आ जाए, वायरसेस ना आ जाएं, तो एक तरह की कवरिंग, सुरक्षात्मक आवरण पूरी बॉडी पे है जिसको कि हम लोग स्किन कहते हैं। तो स्किन हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जठरांत, हमारी ये जो खान पान प्रणाली है, जठरांत, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तथा जनन मूत्र पथ को आस्तारित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप भी शरीर से घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। तो ना केवल स्किन ओवर द होल बॉडी बट आल्सो द म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको जो आच्छादित करती है, जो अस्तर बना रही है, आस्तारित जो इसको लाइन कर रही है एपिथेलियम, उसका जो म्यूकस कोटिंग है, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है, म्यूकस का जो आलेप, म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट कर रही है, जो म्यूकस आलेप बना रहा है, वो आलेप भी म्यूकस कोटिंग भी हमारे शरीर में घुसने वाले जीवाणुओं को, रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। तो शरीर पे त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश से रोकता है। इसके अलावा श्वसन तंत्र की एपिथेलियल मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट कर रही है, उसका म्यूकस आलेप, आप सांस ले रहे हो तो एयर के साथ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर होना है। लेकिन जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एपिथेलियल सेल सिक्रीट कर रही म्यूकस, वो म्यूकस का आलेप इन बाहर से आने वाले रोगाणुओं को ट्रैप करता है। श्वसन तंत्र, जठरांत और जनन मूत्र पथ को तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जनन मूत्र पथ, श्वसन पथ,
और जठरांत पथ को आस्तारित करने वाली एपिथेलियम का स्राव, श्लेष्मा, आलेप, म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। तो ये कैसा रोध बना रहे हैं? ये शारीरिक रोध बना रहे हैं। तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस कोटिंग, म्यूकस आलेप, ये किस तरह का रोध है? ये फिजिकल, शारीरिक रोध है। कायिक रोध पे आ जाइए, फिजियोलॉजिकल बैरियर पे आ जाइए। कायिकी रोध, कायिकी रोध, कायिकी रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आमाशय में अम्ल, स्टमक में एसिड, मुंह में लार, सलाइवा, आंखों में आंसू, टीयर इन आइज, यह सभी रोग की वृद्धि को रोगणी वृद्धि को रोकते हैं। तो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टमक, हमारे आमाशय में अम्ल, एसिड इन स्टमक, टीयर्स इन आई, आंखों में आंसू, आंखों के आंसू, एसिड इन स्टमक, टीयर्स इन आई एंड सलाइवा इन माउथ, मुंह में लार। तो आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अम्ल से बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाती है, मुंह में लार में हमारे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, आंखों में आंसू, उसमें भी लाइसोजाइम हमारे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की लिसिस करते हैं। तो रोगाणु बैक्टीरियल ग्रोथ को वो लोग रोकते हैं। तो कायिकी रोध हो गया। ये 4 तरह के रोध हैं सहज प्रतिरक्षा में, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम लोग आ रहे हैं सेलुलर बैरियर पे, कोशिकीय रोध पे। तो फिजिकल बैरियर में स्किन कवरिंग द होल बॉडी, उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन पे म्यूकस की प्रेजेंस, ये हमारे शारीरिक बैरियर हो गए। और हमारे कायिकी बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में टीयर्स इन आई में आँख में आंसू का आना, आमाशय में एसिड का, स्टमक में एसिड का मिलना, और हमारे मुंह में सलाइवा का आना, ये सब किस तरह के बैरियर हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अब हम लोग आ रहे हैं कोशिकीय बैरियर पे, सेलुलर बैरियर पे। तो 4 तरह के रोध हैं, वो 4 तरह के रोध मिलके क्या बना रहे हैं? सहज प्रतिरक्षा बना रहे हैं। सहज प्रतिरक्षा जो बचपन के समय से हमें उपलब्ध हो गई सहज। कोशिकीय रोध पे आइए, सेलुलर बैरियर पे। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी, तो हमारे शरीर के रक्त में पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड RWBC न्यूट्रोफिल्स है। तो PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स होती है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स हैं। जैसे कुछ विशेष प्रकार के श्वेताणु हैं तथा और एक केंद्र अणु मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं। ऊतकों में बृहद वृक्षाणु मैक्रोफेजेस हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और नष्ट करते हैं। तो ये सब हमारे सेलुलर बैरियर में आएंगे। तो सेलुलर बैरियर में क्या आ रहा है? सेलुलर बैरियर में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं, जिसमें कि ल्यूकोसाइट्स के न्यूट्रोफिल्स। इसी तरह से हमारे एक केंद्राणु मोनोसाइट्स आ रहे हैं, बृहद भक्षाणु मैक्रोफेजेस आ रहे हैं। ये हमारे क्या है? मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, ये एग्जाम्पल है हमारे सेलुलर बैरियर के। तो मारक लिम्फोसाइट्स भी आ रहे हैं, किलर लिम्फोसाइट्स भी इसी में आ रहे हैं, किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स, ये भी हमारे सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। किलर, प्राकृतिक नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स के प्रकार, वो ऊतकों में बृहद वृक्षाणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, नष्ट करते हैं, वो सेलुलर बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सेल्स हैं जो हमारे शरीर में आ रहे रोगाणुओं को नष्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से सेल्स, सेलुलर बैरियर रोध
रोक रहे हैं कि बाहर से आक्रमण ना हो जाए, उनसे लड़ रहे हैं। तो 3 तरह के बैरियर की हम लोगों ने बात कर ली, फिजिकल बैरियर, शारीरिक बैरियर की, फिजियोलॉजिकल बैरियर, कायिकी स्रोत की बात कर ली, और हम लोगों ने सेलुलर बैरियर, कोशिकीय रोध की बात कर ली। कोशिकीय रोध में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स की बात कर ली, हम लोगों ने मैक्रोफेजेस की बात कर ली, बृहद और हम लोगों ने मोनोसाइट्स, एक केंद्राणु की भी बात कर ली। इसके अलावा किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स हैं, उसके डिफरेंट टाइप हैं, वो भी सेल्स बाहर से आ रहे रोगाणुओं को नष्ट करने में रोल प्ले करते हैं, तो उनका भी सेलुलर बैरियर बनाने में योगदान है। साइटोकाइन रोध पे आइए। अब हम लोग का चौथा, 4 तरह के रोध की बात करी थी, जो 4 तरह के रोध आपके फिजिकल बैरियर मिलके बनाते हैं। तो पहला था हमारा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर, एंड द फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर पे आइए। साइटोकाइन रोध, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, वो कोशिकाएं जो वायरस का इन्फेक्शन जिनको हो गया, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का श्रावण करती हैं। तो वो सेल्स जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई, वायरल इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स इंटरफेरॉन, वो इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती हैं। इंटरफेरॉन जो टर्म बनाया है, नाम दिया, वो इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, इस वजह से बनाया क्योंकि ये इंटरफेरॉन, ये जो मटेरियल सिक्रीट हो रहा है, ये इंटरफेयर करता है किसमें, कि अब ये विषाणु संक्रमण आगे ना बढ़ पाए, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का श्रावण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। तो विषाणु का संक्रमण ना बढ़ पाए, कंट्रोल में रहे, वो सिक्रीशन जिन सेल्स ने किया, वो सेल्स पहले ही वायरल इन्फेक्टेड हुई, तो उन्होंने सिक्रीट किया है इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है। इंटरफेरॉन टर्म यहाँ पे इसलिए लिया गया है, नाम दिया गया इनको, क्योंकि ये इंटरफेयर करती है। बाधा, कोई आप काम करना चाहते हो, कोई आपको रोके, आप पढ़ रहे हो, इस समय मेरा लेक्चर देख रहे हो, और कोई बाहर से आके दोस्त आपको बार बार कहे चल भाई घूम के आए, चल भाई घूम के आए, तो इंटरफेयर कर रहा है आपकी एक्टिविटी में। इंटरफेरॉन ये प्रोटीन है जो सिक्रीट किसने किए, सिक्रीट किए वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ने, कि भाई हम तो बीमार हो गए, अब अगल बगल की जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो इससे वायरस से बच जाए, उनको ये वायरस इन्फेक्ट ना कर पाए। तो जो सेल्स ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गई, उन्होंने सिक्रेट किया प्रोटीन इंटरफेरॉन, जो असंक्रमित कोशिकाओं को, नॉर्मल सेल्स, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को आगे विषाणु संक्रमण से बचाती कि उनमें वायरस इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये 4 तरह के बैरियर मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे इननेट इम्यूनिटी या हमारी सहज प्रतिरक्षा। अब हम लोग आ रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा पे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। दूसरी प्रणाली जो है उपार्जित प्रतिरक्षा, रोगजनक विशिष्ट है। ये स्पेसिफिक है, रोगजनक विशिष्ट है, स्पेसिफिक फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वो अविशिष्ट थी, ये विशिष्ट है। तो दूसरी जो प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा, वो रोगजनक विशिष्ट है। इसका भी लक्षण स्मृति है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभिलक्षण मेमोरी है, कि मेमोरी बेस्ड है, स्मृति पे आधारित है। तो स्मृति ईरानी नहीं बच्चे, स्मृति इसकी अभिलक्षण स्मृति है। स्मृति का मतलब मेमोरी। इसका अर्थ ये है कि हमारा शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है, तो यह एक अनुक्रिया कराता है। जब हमारा शरीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो हमारा शरीर रिएक्ट तो करेगा, और वो जो क्रिया होगी वो अनुक्रिया करेगा, उसको हम लोग प्राथमिक अनुक्रिया कहेंगे। और ये लो इंटेंसिटी की होती, निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं इसको। तो पहली बात तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक विशिष्ट गुण है, रोगजनक विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक है, और इसका जो अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी है। इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर, और अर्थ इसका यह है कि जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोगजनक से सामना करता है या होता है, तो हमारा शरीर एक क्रिया करेगा, कोई ना कुछ एक्शन का रिएक्शन वो हमारे शरीर में घुस रहा है। कोई आपके घर में घुसेगा तो आप उसको रोकोगे ना, क्यों भैया कहाँ घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम भाई। तो हमारे शरीर में जब कोई रोगजनक आया, हमारा शरीर भी कुछ ना कुछ करेगा, एक क्रिया देगा, रिस्पॉन्स देगा, जिस
जो कि अनुक्रिया कहलाएगी। प्राथमिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है और ये निम्न तीव्रता की, लो इंटेंसिटी, निम्न तीव्रता की। तो बड़ी, कोई पहली बार आके आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप बड़े आराम से उसको समझाने की कोशिश करोगे ना, सीधे ही हाथापाई पे थोड़ी ना उतारू हो जाओगे। पहले तो आप प्यार से समझाओगे, नहीं बच्चे तुम्हें गलत एड्रेस मिल गया, ये घर मेरा है, तुम भैया अपने पते पे जाओ, गलत जगह आ गए हो, जिससे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा और दोबारा आ रहा, तब आप उसको पटक के मारोगे, तब थोड़ी ना उसका लिहाज करोगे। तो जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। अब लेकिन आपने याद रखा कि पहली बार मेरे घर में आया था, भले बदतमीज था, लेकिन ये कहने पर चला गया और इसको मान लिया, गलती मान ली, चला गया। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पे बाद में वो घूमता फिरता फिर आ गया। तो आप समझ जाओगे कि ये विशेष तरह का ढीठ है, ये एक बार से ऐसे नहीं मानेगा, समझाने से इसको पटक के मारना पड़ेगा कि ये बार बार आ रहा है। पहली बार जब आया तब तो समझाने बुझाने से चला गया, बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पे बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया होती है। अब सेकंड टाइम जब आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे, वो फिर से आ गया, उसी रोगजनक से सामना होने पे बहुत ही हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता की सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, या इसको एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स या पूर्ववर्ती अनुक्रिया हुई जो कि उच्च तीव्रता की होती है और बड़ी स्पीड से होगी। पहली निम्न तीव्रता की होगी, धीमे होगी, दूसरी बार उच्च तीव्रता की होगी, बड़ी तीव्र होगी, तेजी से होगी। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है और इसका कारण द्वितीय रिस्पॉन्स इतना फास्ट और इतना इफ़ेक्टिव, हाईली इफ़ेक्टिव और इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि जो पहला हमारे साथ बदमज़ा केस हुआ, जो आपको मज़ा नहीं आई, आपके साथ बदतमीजी हो गई, वो आप भूले नहीं हो, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को याद है। इसका कारण ये है, इसका कारण ये तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है, याद है हमें। क्या तुम्हें याद है? हाँ भैया याद है कि तुम बदतमीज थे, पहले भी बदतमीज थे, आगे भी बदतमीज रहोगे। तो अगर आपको याद हो, पहला अगर बदमज़ा केस हुआ है तो सुधरा नहीं है भैया, ये बदतमीज था पहले भी, आज भी और आगे भी, तो आपने उसको पटक के मारा। इसका कारण ये है, यह तथ्य यह है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति। ठीक है जी। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणु द्वारा होती है। तो भले ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो या सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब आप फर्स्ट टाइम उस रोगजनक जीवाणु से आपके शरीर का सामना हुआ, और दूसरा जब दूसरी बार हुआ द्वितीयक इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राथमिक और द्वितीयक इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा अनुक्रियाएँ हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स लसिकाणुओं द्वारा होती हैं। दो विशेष प्रकार के लसिकाणु कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये हैं बी लसिका अणु और टी लसिका अणु। तो बी और टी लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स की वजह से हुआ है। रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वह रोगजनक से लड़ सके। तो जब रोगजनक जीवाणु हमारे शरीर में आया तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के। इसमें से बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट जनरेट करता है एक सेना, प्रोटीन की सेना। हमारे शरीर में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं बी लिम्फोसाइट्स ताकि वह रोगजनक से, और रोगजनक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रोग के जनक है उनसे वो लड़ सकें। यह प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाते हैं और यह प्रोटीन्स एंटीबायोटिक कहलाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, प्रतिरक्षी कहलाते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा को। प्रतिरक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा को पढ़ना। उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, बेसिकली ये मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी पे काम करती हैं, स्मृति पे काम करती हैं।
और पहली बार अगर किसी से मुठभेड़ हुई तो उसमें जो ये रिस्पॉन्स करेंगी वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, और दूसरी बार उसी तरह के जीवाणु से होने वाले या रोगजनिक से जब इनकी मुठभेड़ होगी तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एक सेना प्रोड्यूस करती है प्रोटीन की, और ये सेना जो प्रोटीन की सेना है ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स कहलाती है, इसको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स का काम करने का तरीका है जनरेट्स आर्मरी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सेना उत्पन्न कर दी, और ये प्रोटीन की सेना एंटीबायोटिक कहलाती है, एंटीबायोटिक्स उत्पन्न कर दी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा। टी लिम्फोसाइट खुद तो प्रतिरक्षा का श्रवण नहीं करती, और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी लिम्फोसाइट की सहायता करती। लेकिन टी लिम्फोसाइट खुद तो ये नहीं बना रही, लेकिन वो इसकी हेल्प कर रही है कि चलो भाई ये बना दो तुम, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी लिम्फोसाइट्स की सहायता करती है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अब हम लोग प्रतिरक्षी अणु की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो यह प्रतिरक्षी अणु का बुक में दिया गया डायग्राम है, ये प्रतिरक्षी अणु है। तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन, जिसमें से 2 बड़ी चेनें हैं और 2 छोटी चेनें हैं, लघु श्रृंखला और दीर्घ श्रृंखला। तो ये छोटी चेनें हैं, ये दीर्घ श्रृंखला, ये बड़ी चेनें। ठीक है जी, छोटी चेन और बड़ी चेन। अब आप एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, प्रतिजन बंधक स्थल। तो प्रतिजन मतलब एंटीजन बाइंडिंग, एंटीजन यहाँ बाइंड होगा, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है। एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाने में किसका रोल है, हमारी लॉन्ग चेन का भी, शॉर्ट चेन का भी, दोनों चेन का भी, लघु और स्मॉल दोनों चेन का, लॉन्ग और स्मॉल दोनों चेन का रोल है। ठीक है, ओके, ये है हमारा लॉन्ग चेन, दीर्घ श्रृंखला, और ये है स्मॉल चेन। ठीक, ये आपका एन टर्मिनल, ये आपका सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, इन दोनों के बीच में लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन के संयोजन से बन रहा है क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट, प्रतिजन बंधक स्थल। चलिए अब इसकी डिटेल पढ़ें आगे। टी श्रृंखलाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का श्रावण नहीं करती, टी श्रृंखलाएं डजंट सिक्रीट एंटीबॉडी इटसेल्फ, लेकिन ये प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जैसा कि हमने ऊपर अभी आपने देखा। तो ये 4 पेप्टाइड चेन्स हैं। ओके, 2 छोटी जो लघु श्रृंखला कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखला कहलाती हैं। इसीलिए प्रतिरक्षी को हम लोग H2L2 रूप में बताते हैं। H मीन्स हैवी चेन्स और ये लाइट चेन, हैवी चेन्स और लाइट चेन H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, और ये एंटीबायोटिक, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी और दिस सेल्स कैन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से IgA, IgM, IgE और IgG कुछ उदाहरण। तो इसके उदाहरण IgA, IgM, IgG और IgE इसके उदाहरण हैं। ठीक है जी, IgA, IgM, IgE, IgG। एक प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिखाया गया। यह प्रतिरक्षा रक्त में पाई जाती है। ये एंटीबायोटिक जो है रक्त में मिल रही है, इसीलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स आपको किस में मिलेंगी, ब्लड में, रक्त में मिलती हैं। इसीलिए इसको हम लोग तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अरे भैया, तरल पदार्थ ही है ना रक्त, तो रक्त में मिल रही है, इसलिए उसको तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कह रहे हैं। ह्यूमर का मतलब इस चैप्टर के पहले लेसन में मैंने आपको बताया था, ह्यूमर का मतलब द्रव्य, हंसी मजाक नहीं। ह्यूमर का एक मतलब वो ह्यूमर अलग है जो
ठोको ताली गुरुजी करते हैं, वो ह्यूमर अलग है, ये ह्यूमर अलग है। यहाँ पे ह्यूमर का मतलब है तरल पदार्थ, तो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है, इसीलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार की प्रतिरक्षा माध्यित उपाजित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है, और ये हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स 2 प्रकार की प्रतिरक्षा माध्यित उपाजित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज में से एक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स 2 तरह के हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स 2 तरह के हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा है, एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेल मेडिएटेड एक्वायर्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये 2 तरह के रिस्पॉन्स है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के। तो 2 प्रकार की प्रतिरक्षा माध्यित उपाजित प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हैं। प्रतिरक्षित माध्यित उपाजित प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हैं, जिनमें से एक है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और दूसरा है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये हमारी 2 तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई, इसलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये तरल में मिलती है। बी लिम्फोसाइट्स से सिक्रीट करी हैं एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा, वो प्रतिरक्षा किस में मिल रही हैं, वो प्रतिरक्षी अणु आपको मिल रहे हैं ब्लड में, इसीलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यित उपाजित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। तो 2 different type of acquired immune responses are there. One is the humoral immune response and another one is the cell mediated immune response. Humoral immune response and cell mediated immune response. तो ये हमारी humoral immune response is one of the type of acquired immune response. दूसरी प्रकार की अनुक्रिया, जो दूसरी तरह की रिस्पॉन्स है, वो है सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या हमारी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। टी लसिकाणु CMI का माध्यम बनते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट उत्तरदायी हैं, और बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये बात आपसे पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, देन योर आंसर वुड बी टी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग cells are responsible for humoral immune response, then your answer would be B lymphocyte. ठीक, टी लसिकाणु सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का माध्यम बनते हैं जब हृदय, नेत्र, वृक्क, हार्ट, आई, किडनीज, यकृत, लीवर जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है। तो जब हमारा हार्ट, आई या हमारे किडनीज या लीवर ठीक ढंग से काम ना करें, संतोषजनक काम करना बंद कर दें, तो हमारा एकमात्र उपचार क्या होगा? ट्रांसप्लांट करो, अंग का प्रतिरोपण करो, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तलाश तब शुरू हो जाती है। तो भैया अंग कौन देगा? कोई दान देने वाला दाता ही देगा। किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश शुरू होती है। ऐसा क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि
अंगों पे अंग किसके बने हैं? सेल्स के, कोशिका के। और कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? एंटीजन। तो ये हर किसी के अलग तरह के हैं एंटीजन। किसी भी की बॉडी में आप कोई बाहर से नया एंटीजन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका मिलान किया जाता है कि मानिए ए से अंग निकाल के आप बी में ट्रांसप्लांट प्रतिरोपित करना चाहते हो, तो उनके सेल टाइप को मिलाया जाता है कि उनकी सेल की कोशिका मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन है क्या वो सेम क्लास के हैं, एक ही वर्ग के हैं, तब तो वो इम्प्लांट किया जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो उससे पहले हम लोग टिश्यू मैचिंग या ये एंटीजन मैचिंग करते हैं। तो प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते। वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं? तो वह हमारे ब्लड ग्रुप हो गया या एंटीजन का टाइप हो गया, एंटीजन क्लास का टाइप हो गया, जिसको कि ये लोग डॉक्टर लोग जांच करते हैं, मिलाते हैं। क्लास ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन सेल्स शुड बी द सेम तरह की क्लास के एंटीजन होने चाहिए। किसी भी स्रोत, पशु या अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता। तो आप किसी का भी अंग उठा के किसी में नहीं लगा सकते, उससे पहले आपको टिश्यू मैचिंग करनी पड़ती है। टिश्यू मैचिंग में हम लोग क्लास ऑफ एंटीजन को मैच करते हैं, क्योंकि देर सवेर नकार दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप बाहर से कोई ऐसा किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें, हार्ट या किडनी कि जिसके सरफेस पे एंटीजन अलग टाइप के हों, तो देर सवेर जिसमें आपने ये इम्प्लांट किया है, लगाया है, प्रतिरोपित किया, उसका प्रतिरक्षा सिस्टम इसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर करके इस अंग को ख़त्म कर देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं नकार देना उसको, कि ये भैया हमारे शरीर का अंग नहीं है, इसको यहाँ कहाँ फिट कर दिया तुमने। तो नकार देते हैं उसको, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि देर सवेर वो नकार दिए जाएंगे। कोई भी निरोप प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान, टिश्यू मैचिंग करी जाएगी, और रक्त मिलान, ब्लड मैचिंग करा जाएगा, अत्यावश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं। और इसके बाद भी, ये मिलान कर लेने के बाद भी कि आपने टिश्यू मैचिंग कर ली, ब्लड ग्रुप मैचिंग कर ली, उसके बावजूद भी जो रेसिपिएंट है, जिसने ग्रहण किया है, ग्राही जो है, उसको हम लोग जीवन भर क्या देते हैं? जीवन भर हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट, कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है लो लेवल पे काम करे, बहुत तेज़ काम ना करे, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ देते हैं, प्रतिरक्षा निरोधक दवाइयाँ देते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है। हमारा शरीर जो है वो अपने खुद की सेल्स और बाहर की सेल्स, तो अपने में अपने तो अपने होते हैं, बाकी सपने होते हैं। शरीर अपनी कोशिकाएं पहचान जाता है कि तो मेरे शरीर कैसे पहचान जाता है? तो भैया आप याद करो कि इंडियन आर्मी इंडियन सिविलियन को गोली क्यों नहीं मारती? क्योंकि वो उसकी रंग, रूप, भाषा, आचार विचार से पहचान जाता है। और इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पे खड़ी, वो इंडियन आर्मी दूसरे को क्यों नहीं शूट करती लड़ाई के समय? क्योंकि वो उसकी ड्रेस से वो पहचानता है। तो ऐसे ही ये जो हमारी सेल्स है, वहाँ पे भी एक फ्लैग लगा है, एक झंडा लगा है, एक ड्रेस है, किसकी? एंटीजन की। तो हमारे शरीर की सेल्स, जो हमारे शरीर की सेल्स है, हमारा प्रतिरक्षा सिस्टम अपने शरीर की सेल्स को कैसे पहचानता है? ये एंटीजन पे, कि किस तरह का एंटीजन है, टाइप ऑफ एंटीजन। तो उसको पता है ये तो हमारी ही शरीर की कोशिका है, इसको थोड़ी ना हमने मार देना है, इसको तो बचाना है। और जो बाहर की सेल्स हैं, परजीवी, पर तो स्वयं और अपने में और पराये में पहचान। तो आप अपने बच्चे को पहचान लोगे, इंडियन आर्मी अपनी आर्मी को पहचान लेगी, इंडियन सिविलियन अपने को पहचान लेगा। जो बाहर से आया है अलग तरह का होगा, जो बाहर से सेल आई है उसमें एंटीजन डिफरेंट क्लास का होगा, तो पहचान जाएगा कि भैया ये बाहर का, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ और इसको मार के गिराओ, भगाओ। शरीर स्वयं तथा पर में भेद करने में सक्षम है। और कोशिका मादित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोग को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्टिंग द ग्राफ्ट। ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगी, स्वीकार नहीं है, नहीं मिलॉर्ड, हमको स्वीकार नहीं। कहाँ का आपने, कहीं का हिट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा है, कहाँ की लाके सेल आपने लगा दी, मेरे को मंजूर नहीं है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्टिंग द ग्राफ्ट, निरोग को।
अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। कोशिकाम आदित प्रतिरक्षा, शरीर स्वयं और पर में भेद कर लेता है। हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम, इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और अपने से पर को स्वयं में और पर में भेदभाव कर लेता है। ठीक है जी, अब हम लोग आ रहे हैं अगले वाले टॉपिक पे। टॉपिक तो भी बहुत सारे हैं, कुछ एक पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं फिर प्रतिरक्षा के बारे में। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा पे आइए। अगला टॉपिक है हमारा सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को पढ़ा, फिर प्रतिरक्षा के हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी को, सहज प्रतिरक्षा, 4 तरह के बैरियर, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, स्पेसिफिक है, और इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का काम है। बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करती है प्रोटीन जो एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी कहलाती है, और टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रोटीन को नहीं सिक्रीट करती, लेकिन बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है। टी लिम्फोसाइट सीधे ही लड़ाई झगड़ा करती है खुद ही। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्टिंग द ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में इसी का रोल है। इतनी बातें याद रखिएगा, पूछी जाती है अलग अलग तरह से, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इम्यूनिटी से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा पे आइए। जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है, परपोषी होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म एंटीजेंस का सामना करता, तो उसके शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होती है, तो शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। ये जो एंटीजन है, एंटीजन क्या है, प्रतिजन क्या है, एंटीजन। एंटी का मतलब विपरीत, प्रतिजन। यहाँ पे ये एंटीजन जो शब्द बना है, ये एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस से बना है। वो सब्सटेंस जो एंटीबॉडी जनरेट करने के कारण बनेंगे, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। ठीक है जी। तो प्रतिजन जो प्रतिरक्षा पैदा करवा दे, एंटीजन, प्रतिजन। जीवित, वो जीवित हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, या डेड हो सकते हैं, बैक्टीरिया या प्रोटीन हो सकती है। तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया डेड और अलाइव हो सकते हैं, बैक्टीरिया का कुछ पार्ट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में आए और एंटीबॉडीज़ के जनरेशन को स्टिमुलेट करे, वो एंटीजन कहलाएगा। एंटीजन इज द एनी सब्सटेंस विच आफ्टर एंटरिंग इनटू आवर बॉडी इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु हो सकते हैं, या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो वो प्रतिरक्षा जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स आया किसी बाहर के आदमी के घुस आने से, एंटीजन के आने से, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा, और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, तो इसको सक्रिय बोलेंगे, क्योंकि हमने अपना काम खुद किया, सक्रिय हुए। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, टाइम लेगी थोड़ा सा, और इसका पूरा प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, और अपना फुल। तो भैया आपके पास कोई 4 इंजन की गाड़ी है, तो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड, या 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर की स्पीड लेने में आपको 0 से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो कुछ सेकंड्स, कुछ समय लग सकता है, थोड़ा सा समय लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारी बॉडी पूरी तरह से लार्ज स्केल पे एंटीबॉडीज बनाने लगे, तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लेगा। तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी है, थोड़ा सा समय लेगी, और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेगी। प्रतिरक्षण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना, तो हम लोग जब इम्यूनाइजेशन करते हैं, जो आजकल इम्यूनाइजेशन की स्कीम इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, और प्राइमरी डोज और बूस्टर डोज लगा रही है, सेकेंडरी डोज बूस्टर डोज लगा रही है, तो प्रतिरक्षण के दौरान जब इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना, तथा प्राथमिक प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। तो एक तरीका है प्राकृतिक रूप से, भाई कोरोना किसी से होता होता हमारे पास आ गया, हम प्राकृतिक रूप से उससे संक्रमित हुए, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी, या हमने पहले ही कि यार वो आएगा, तैयारी करके रखो, टीका रोगाणु का लगाया, और हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो भले प्राकृतिक रूप से, भले कृत्रिम रूप से, हमारी बॉडी में जब एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, सक्रिय प्रतिक्रिया है, इसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। तो भले ये जो इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणु का टीका दिया गया, भले
नेचुरल इन्फेक्शन से हो गया, हमारे शरीर में रोगाणु पहुंचे और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी है। तो ये किसका उदाहरण है? ये एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है, सक्रिय प्रतिरक्षा का। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षे सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एंटीबॉडीज़ हमने डायरेक्टली दिए हैं। तो जैसे आप पढ़ते थे, सुनते होंगे कि भाई गवर्नमेंट कहती थी कि जो रिकवर कर गए हैं इससे अपना कोरोना से, वो अपना लिम्फ, अपना सीरम दें। सीरम भी चलाया गया था कि भाई शुरू में याद करिए कि सीरम उनका ले लेते थे क्योंकि उनके सीरम में एंटीबॉडीज़ होती थी। उसका हम लोग ट्रीटमेंट करने में यूज़ कर रहे थे और उन पेशेंट को दे रहे थे जिनमें इन्फेक्शन हुआ। तो बाहर से पहले ही प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी बॉडी में मरीज के। तो मरीज की बॉडी में जब पहले से बन गई एंटीबॉडीज़ को हम लोग डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी दो तरह की, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में हमारे शरीर में खुद बनी एंटीबॉडीज़ जब एंटीजन आया बॉडी में, और निष्क्रिय में बाहर से हम लोग एंटीबॉडीज़ देते हैं मरीज को, पेशेंट को, बाहर से बनी, शुरू मतलब उसकी बॉडी में नहीं बनी है, बाहर से हमने इंट्रोड्यूस कराई है। तो उसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडीज जो पहले ही जनरेट हो चुके हैं बाहर उसके शरीर के, तो हम जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं शरीर में तब ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या आप जानते हैं हाल ही में जन्मे शिशु के लिए माँ का दूध क्यों बहुत आवश्यक माना जाता है? क्योंकि दूध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान जब बच्चा जन्मने के बाद माँ दूध बनने लगता है, दूध श्रावण होने लगता है, तो शुरू के कुछ दिन में माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पदार्थ को, तरल दूध को हम लोग पीयूष को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें IgA बहुत होती है। तो शुरू के दिनों में लैक्टेशन में जो मदर मिल्क सिक्रेट कर रही है उसमें IgA एंटीबॉडीज बहुत होती है, तो वो शिशु की देखभाल करता है। अभी शिशु का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ, तो शुरू के दिनों में इसमें IgA एंटीबॉडीज़ बहुत होने से शिशु को एक तरह से संरक्षण मिल जाता है संक्रमण से, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ IgA बहुत होती है। तो ये जो वो मिल्क फीड ले रहा है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है, जो इस तरह का मिल्क ले रहा है, वो भी एग्जाम्पल किसका है? पैसिव इम्यूनिटी का। क्योंकि एंटीबॉडीज़ कहाँ बनी? एंटीबॉडीज़ बनी मदर की बॉडी में, और मदर की बॉडी से वो आ गई किसमें? मिल्क में, और वो मिल्क जिसने पिया बच्चे ने, और बच्चे में वो एंटीबॉडीज़ आ गई। संगर्भता के दौरान भ्रूण को भी अपराग द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी ये जो एम्ब्रायो है मदर से जुड़ा होता है। फीटर मदर से कैसे जुड़ा होता है? वाया प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के माध्यम से माँ से कुछ एंटीबॉडीज़ उसको ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड भी, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी मिलते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है, और ये भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ठीक है, तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो गई। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, उसके बाद एलर्जी, और उसके बाद स्वपरिरक्षा और मानव में परिरक्षा तंत्र। इन सबको हम लोग लसिका तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इस वाले लेक्चर के लिए इतना। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो सुनो बायोलॉजी को, आप इस लेक्चर को मेरे कर दीजिए लाइक, और अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आते रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।